जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। आज आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1-2 दिन और दिक्कत है, फिर आपका टाइम पे चलता रहेगा लाइव क्लास। तो चलिए आज फटाफट 10 क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव का ये वीवीआई सवाल है जो पार्ट सीरीज चल रहा है आपका। तो ये फिजिक्स का है, इसमें आप टोटल जिसके पहले है क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए एकदम बताने के लिए। 58 नंबर सवाल का आंसर क्या है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। ऑप्शन 1 में है कम होती है, बी में है अधिक होती है, सी में है बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग एकदम करते जाइए। तो 58 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिक होती है। या देखिएगा क्या होती है, अधिक हो जाती है। विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम जाती है तो अधिक हो जाती है। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 59 नंबर सवाल, जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होते हैं। तो चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। अगला सवाल है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी बीम यानी वस्तु का, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वह कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f और अनंत के बीच जब रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। यानी 60 नंबर सवाल का आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 61 नंबर क्या करें, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप लोग लेकर के आए हैं और फटाफट एकदम आंसर कमेंट करते जाइए। फटाफट देखिए क्या है 61 नंबर सवाल की वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है, 61 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इनमें सभी में समतल बन जाता है, उत्तल बन जाता है और अवतल में भी वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, यानी इन सभी में। चलिए अगले सवाल है, अगला सवाल 62 कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल या देखिएगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि आप बी चुने थे तो बिल्कुल सही चुने थे। अब एकदम फटाफट चुन लेना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। टोटल यहाँ पे फटाफट हम क्लियर कर लेते हैं। 63 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, लगभग समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे वायु नहीं हो, उसे निर्वात स्थान कहा जाता है। फटाफट आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 63 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा लगभग क्या होती है, समान हो जाती है। 63 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 64 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 64 जो है आपके सामने वो बोल रहा है कि किसी पारदर्शक मतलब जिसके आर पर आप देख सकते हैं, तो किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। ऑप्शन 1 में दिया गया है आपका कुछ भाग परिवर्तित होती है, बी में है कुछ भाग अपरिवर्तित होती है, सी में है कुछ भाग अवशोषित हो जाती है, और डी में इनमें से तीनों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जब किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो परिवर्तित भी होती है कुछ भाग, और कुछ भाग अपरिवर्तित भी हो जाती है, और कुछ भाग शोषित भी हो जाते हैं। इनमें से सभी आपका राइट आंसर। चलिए टोटल क्लियर कर लीजिए फटाफट आप लोग। 65 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का आंसर तो देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है क्या, विकिरण ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का जो एक रूप है वो रूप है आपका विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा भी एक प्रकार के प्रकाशीय ऊर्जा का रूप होता है। 65 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट एकदम टोटल क्लियर कर देते हैं। अभी हम तुरंत क्लियर कर लेते हैं। क्या है 66 में कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। क्या पता चलता है, क्या आभासी स्थिति है, वास्तविक स्थिति का, या किसी स्थिति का नहीं, है इनमें से कोई नहीं। 66 का राइट आंसर। तो 66 के अगर आप चुन लिए हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आभासी स्थिति का पता चलता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति पर चलता है। तो कैसा, आभासी।
चलिए अब ए चुने थे तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या बोल रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में ऑप्शन एक में सघन होता है, विरल होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 नंबर सवाल के आंसर की अगर हम बात करें, 67 नंबर सवाल के आंसर की अगर बात करें तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है? तो सघन हो जाता है। याद कर लीजिएगा, सघन हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 68 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या तीनों? दृष्टि क्षेत्र मतलब कितना दूर तक, सबसे दूर से दूर तक वस्तुओं को देखा जा सकता है, किस दर्पण के द्वारा? अवतल, उत्तल, समतल या तीनों के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र का होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और इससे बहुत दूर तक, इसलिए इसका साइड मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 69 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। और फटाफट ए और बी एकदम सोच लीजिए कि क्या आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे बताते हैं, राइट आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल के आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो सिनेमा का पर्दे पर जो प्राप्त होता है तो वो होता है वास्तविक। यदि आप चुने थे ए तो बिल्कुल सही चुने थे। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं, अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बतलाना है। तो अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर की बात करें तो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखलाई पड़ती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी यहाँ पे अपवर्तन दिया हुआ 70 का ए, यदि ए चुने थे तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। क्या है सवाल? कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? तो कांच या पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश का चाल बोलिए तो वेग बोलिए, तो क्या हो जाएगा? तो पानी या कांच में प्रकाश की चाल जो होता है सो घट जाता है। याद रखिएगा, घट जाता है। ऑप्शन आपका 71 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग फटाफट चुन लीजिए। चलिए, तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है दर्पण, वो अवतल दर्पण को किया जाता है। यदि आप लोग 72 का बी चुने थे तो बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल सवाल है। 73 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करिए, आपने चुना था ए तो बिल्कुल सही। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में चलती है। जैसे हम यहाँ पे एकदम समझाते हैं कि एक टॉर्च है, उससे आप रोशनी मार रहे हैं तो एकदम सीधा जाएगा, सीधा, यानी कौन रेखा में जाता है? आप कभी देखे हैं कि इस टाइप से प्रकाश चलता है टेढ़ी मेढ़ी? नहीं ना। यानी प्रकाश जब भी चलती है तो कहाँ चलती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर देगा। 74 की अगर हम देख लेते हैं तो 74 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए टोटल सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? सी से, एफ से, पी से या सी और एफ के बीच से? 74 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 74 नंबर सवाल के आंसर की अगर हम बात करें, यदि आपने चुने था बी तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चुने थे। फोकस होकर गुजरता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है किससे गुजरता है? तो एफ यानी फोकस होकर के गुजरता है। 75 नंबर सवाल देख लेते हैं। तैलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तैलीय कागज कहने का मतलब कि जिस कागज पे तेल लगा होता है वो क्या होता है? पारदर्शक होता है, या अपारदर्शक होता है, या पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर बतलाना है आप लोग को, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तो ध्यान दीजिएगा। 75 का जो हो जाएगा, तैलीय कागज जो होता है वो पारभाषक होता है, प्रभाषक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई बोलिए, मात्रक बोलिए, या इकाई बोलिए। मी मतलब मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर होता है, या मात्रक विहीन होता है? इसका मात्रक ही नहीं होता है। 76 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। 77 नंबर सवाल की ओर देख लेते हैं। 77 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, देखिए ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका था, तो एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, तो अभी जस्ट पढ़ के गए थे, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और एकदम फटाफट सोच लिया कीजिए कि क्या होगा आंसर, एकदम जितना जल्दी। 78 नंबर सवाल है आपका। एवरीडे लाइव चलता ही रहेगा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, अभी जस्ट पढ़ के गए थे। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाती है, तो निर्वात में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल आप समझेंगे पहले कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल कम हो जाता है वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अब गड़बड़ाइएगा नहीं कभी। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और वायु में प्रकाश की चाल उससे अपेक्षा कम हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 78 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 79 नंबर सवाल का आंसर बतलाना है, 1, 2, 3 या 4। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो आपका जो संख्या हो जाती है वो होता है 2 हो जाती है। 2 यदि आप लोग 2 चुने थे तो बिल्कुल सही, बी चुने होंगे तो। अगला सवाल देखिए 80 नंबर सवाल क्या है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो एक ही सवाल बार बार घुमाए रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं रहता है, बस इसी में से रहेगा आपका। 80 नंबर सवाल का आंसर बतला देना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ तो बहुत बढ़िया, आप लोग 80 का सी चुने थे तो बिल्कुल सही, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। 80 नंबर का आंसर सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं एकदम। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेमी होती है, 50 सेमी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतला देना आप लोग को, फटाफट कर लीजिए। चलिए तो समतल है ना, थोड़ी गलती हो रहा था, समतल दर्पण है तो समतल की फोकस दूरी जो होती है सो अनंत होती है, अनंत होती है। और 81 नंबर सवाल का आंसर ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 82 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 82 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 82 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो होगा उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर या फोकस पर। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का यदि आप लोग मारे थे सी तो बिल्कुल सही आप लोग मारे हैं। वक्रता केंद्र पर रख देने से अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बन जाता है। अगला सवाल 83 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 83 नंबर सवाल यहाँ पे आपका सामने है, बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से बना, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं आश्रित या इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 के यदि आप लोग चुने सी तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चुने। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा और आश्रित होता है। 83 का सी हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है। 84 नंबर सवाल यहाँ पे आपके सामने क्या बोला है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, u भी u बटा v या v u प्लस v। 84 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए खाली ऑप्शन चेंज करके दे रहा है क्योंकि ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो बराबर होता है वो आवर्धन m बराबर होता है v बटा u। तो v बटा u कौन सा है, तो 84 का आंसर ए आपका हो जाएगा। 84 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। 85 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 85 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 85 नंबर देखिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। 85 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि निम्न में कौन से लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये पहले भी आ चुका है आपका, जल नहीं किया जा सकता, कांच नहीं किया जा सकता है, पीतल नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका सवाल पहले ही पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 85 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 नंबर सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो लेंस में पीतल का क्या काम, यानी 85 का आपका सी राइट आंसर। इसके पहले ऑप्शन में था कि मिट्टी दे दिया था, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, पकड़ लीजिएगा। 86 नंबर सवाल के आंसर देखिए
कि निम्न में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? बताइए कि कौन सी संख्या यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सो आपसे पूछा, सिर्फ क्वेश्चन का किया, घुमा दिया गया है। 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। 86 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया, सभी को पता ही होगा कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 86 का ये आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल सवाल पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में ही पूछा गया है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू का मान क्या होगा? साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो इसकी राइट आंसर की बात करिए, आप लोग चुने थे बी, तो बिल्कुल सही। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। टोटल हम जानकारी दे दिए थे अगली वाली वीडियो में। इसका आप लोग का इसके पहले वाली वीडियो का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 88 नंबर सवाल क्या है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतुत्तल होगा, इनमें से कोई नहीं। 88 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देगा, फोकस दूरी आप लोग बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। प्लस में दिया हो यानी कन्फर्म कि उत्तल हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 89 नंबर सवाल जो बोल रहे हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखलाई देने का कारण क्या है? ये आप सवाल बता सकते हैं आप लोग फटाफट। परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। 89 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? तो तालाब का जल का कम गहरा दिखलाई देना, या भरी हुई बाल्टी की कम प्रतीत होना, या बाल्टी में रखा हुआ सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, या छड़ी को पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत दिखलाई देना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से देखिए, मान लेते हैं कि हवा है और इधर क्या है? पानी है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम चलते हैं तो मुख्य मार्ग से न जा करके वो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, यही कारण ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी जस्ट पढ़ के गए, उत्तल दर्पण का पढ़ लिए, तो अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो अवतल दर्पण की हमें तो एकदम सिंपल आंसर इसका कि ऋणात्मक हो जाएगा, एकदम धड़ाक से मार दीजिएगा। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। 90 नंबर सवाल का आंसर ये हो जाएगा। कुछ सवाल और बच्चे हैं जिनको आप देख लीजिए, और ये टोटल पहले चैप्टर से रिलेटिव जितने भी थे सभी हम क्लियर कर लिए। देखिए क्या दिया हुआ सवाल, टोटल सवाल घूम रहा है सिर्फ आपको। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा? तो ये तो पहले ही पढ़ चुके थे, फटाफट बता दीजिए आप लोग। r बराबर f होता है, या r बराबर 2f होता है, या r बराबर 3f होता है, या r बराबर f/2 होता है? बताइए फटाफट। 92 का राइट आंसर की अगर हम बात करें, 92 नंबर सवाल का आंसर, सॉरी 91 है ना, 91 बराबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो f बराबर क्या पढ़े थे? r/2। तो यहाँ आपका दे चुका है तिरछा तिरछिका के गुना, तो ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो r निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ घुमा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लीजिएगा। तो कन्फ्यूजन हो कि डी मत मार दीजिएगा। तो r बराबर 2f लिखिए, या f बराबर r/2 लिखिए, वही आपका आंसर आएगा। 92 नंबर सवाल का आंसर है। 92 नंबर सवाल आंसर है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो जस्ट पढ़ के गए थे, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम धड़ाक सा। दूसरा अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन जस्ट तुरंत पढ़ के गए हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या हो जाता है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो भी एम बराबर क्या पढ़े थे? एम बराबर v/u। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी आवर्धन मारेगा तो v/u मार दीजिएगा, v/u। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा है, सवाल नंबर कितना था? हाँ 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल क्या है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? आपको सूत्र दर्शाया गया है, फटाफट बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट बता दीजिए। इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो दर्पण सूत्र हो जाता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u हो जाता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका ए मैच कर गया, ऑप्शन एक मैच कर गया। चलिए अगला सवाल देखिए, 95 नंबर सवाल। कुछ सवाल और बचे हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? यानी कौन सा लेंस जो होता है हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, इनमें से कोई नहीं। 95 का आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो 95 के राइट आंसर की बात करें तो आप भी सारी, एक होता है आप सारी, एक होता है अभिसारी, तो ये होता है उत्तल लेंस कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे 95 का बी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। 96 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है जो आभासी बनता है। 96 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलिए आप लोग एवरीडे लाइव वीडियो के साथ। आपका टाइमिंग जो है वही चलते रहेगा 7 बजे। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, बाय।